नीले घोडेरा अस्वाद म्हारा मेवाड़ी सिरदार राणा सुनता ही जाजो जी मेवाड़ी राणा। सभी को नमस्कार। महापुरुषों के बलिदान की जीवन गाथा की श्रृंखला में आज है वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप जी। आज आपका 481वां जन्मोत्सव है। पूरे भारतवर्ष में अलग अलग कार्यक्रम हो रहा है और बहुत ही अच्छे अच्छे वक्ता इसके बारे में बता रहे हैं। सोचा इस विषय पर खास करके उनका जो हल्दी घाटी का संग्राम था, महासंग्राम, जिसके कारण महाराणा प्रताप जननायक महाराणा प्रताप बन सके, उसके बारे में आपके सामने कुछ प्रस्तुत करता हूं। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि मैं एक शिक्षक हूं और मैंने इतिहास उतना नहीं पढ़ा है, लेकिन कुछ बातें मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि ऐसा मेरा मानना है कि इतिहास केवल क्लास का विषय नहीं है, इतिहास मास का विषय है। हम सबको अपने इतिहास के बारे में, अपने पूर्वजों के बारे में बिल्कुल और सही जानकारी होनी ही चाहिए। हमारे पूर्वज कैसे थे, उनका बलिदान कैसा था, उनका त्याग कैसा था, उससे हमें प्रेरणा मिलती है। इसलिए समय समय पर ऐसे व्याख्यान मालाओं का आयोजन होना ही चाहिए। उस श्रृंखला में ये विषय मैं लेकर के आपके सामने आया हूं, क्योंकि जब हम अपने पूर्वजों के सही इतिहास को पढ़ते हैं तो उससे प्रेरणा मिलती है और उस प्रेरणा को लेकर के हम अपने भविष्य के भारत को गढ़ सकते हैं, भविष्य के भारत का निर्माण कर सकते हैं। मेरी ऐसा व्यक्तिगत इच्छा है। मैंने एक योग्य पुरुष को सुना था, उनका भी कहना था कि भारत में जो इतिहास बताया जाता है उस इतिहास के पुस्तकों को समुद्र में विसर्जन कर देना चाहिए, क्योंकि वह सच इतिहास नहीं है। हमारे सामने अपनी सुविधा से उस समय के समकालीन लोगों ने अपने सुविधा से इतिहास बताया और उसमें महाराणा प्रताप जी के इतिहास के बारे में बहुत सारे मिथ्य हैं, जो आज आपके सामने मैं उस मिथ्य को तोड़ दूंगा। हम कहते हैं अकबर महान, पुस्तकों में बच्चों को पढ़ाया जाता है। ये अकबर महान को जबरदस्ती महान बनाने के लिए उस समय के कालखंड में महाराणा प्रताप का जो चरित्र वर्णन है उसको गौण कर दिया गया है। उनकी रणनीति, उनकी कूटनीति और उनकी युद्ध कौशल नीति, ये ऐसी नीति थी जिसके सामने अकबर जो है वो परास्त और धराशायी हुआ, उसका मन का भ्रम भी टूटा था। वो सब मैं आपके सामने आज प्रस्तुत करने वाला हूं। कहते हैं जब भी आप महाराणा प्रताप जी के संदर्भ में मेवाड़ के संबंधित पुस्तकें पढ़ेंगे तो आपको बहुत सारी प्रेरणा की गाथा मिलेगी, लेकिन इतिहास में खास करके मुगल इतिहासकारों ने अकबर की तारीफ करके महाराणा प्रताप का चरित्र चित्रण कम किया है। आपको सुन के बहुत आश्चर्य होगा, बप्पा रावल जी को क्या जरूरत थी गजनी और काबुल में जाकर के युद्ध करने का? उनका तो कार्य क्षेत्र नहीं था, लेकिन वो गए वहां पर। कहते हैं महाराणा लाखा, वो भी मेवाड़ से थे, वो गया जी को मुगलों से आजाद करने के लिए गया जी गए थे, वो भी उनका कार्य क्षेत्र नहीं था, जाना तो नहीं चाहिए था। तो मेवाड़ की पृष्ठभूमि शुरू से ही क्षेत्रवाद नहीं रही है, राष्ट्रीयवाद रही है, भारतीयता रही है, और पूरे भारत को एकत्र करने का जो स्वप्न मेवाड़ ने देखा था उसमें बहुत बड़ा योगदान महाराणा प्रताप जी का था। इसी कारण से कहते हैं मेवाड़ में जितने लोग भी जन्म हो गए वो सब इस पृष्ठभूमि से प्रेरणा लेते हैं और प्रेरणा लेकर के क्षेत्रवाद नहीं राष्ट्रवाद के बारे में सोचते हैं। ये मेवाड़ की धरती है। मेवाड़ और महाराणा प्रताप जी के बारे में एक 20-25 मिनट में बताना लगभग असंभव है, इसलिए कुछ 4-5 चीजों में आपको बताता हूं, वो आपको अध्ययन करना चाहिए। आज मैं विशेषकर हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में ही वर्णन करने वाला हूं, जिसके कारण महाराणा प्रताप जननायक महाराणा प्रताप में के रूप में उभरे और अकबर का भ्रम भी टूटा और अकबर का भय से लोग जो डरते थे उसका भी भ्रम टूटा था।
जैसे सबसे पहले मेवाड़ के पावन वंश परंपरा, इसके बारे में हमें अध्ययन करना चाहिए कि मेवाड़ में जितना का जो गौरवशाली अतीत है, पूरा राजस्थान झुक गया था लेकिन मेवाड़ नहीं झुका था, और उस पावन वंश परंपरा को लोगों ने आज तक कायम रखा है। महाराणा प्रताप जी का संक्षिप्त जीवन चित्रण ये भी हमें पढ़ना चाहिए, बाल्यकाल से लेकर के उनके बड़ा परिवार और युवराज बनने की कहानी, साथ में हल्दी घाटी का महासंग्राम, और अकबर ने प्रताप जी के लिए कहा था कि जिंदा या मुर्दा मुझे ये चाहिए ही चाहिए। उसके लिए लगभग 7 आक्रमण किए। एक आक्रमण तो उदय प्रताप जी के समय हुआ, अर्थात 8 आक्रमण हुए, लेकिन वो हर बार असफल रहा, ऐसा वर्णन आता है। दिलेर का युद्ध, जिसके कारण पूरे मेवाड़ को उन्होंने स्वतंत्र कराया, ऐसा एक भूमिका मैंने आपके सामने रखा है। लेकिन मैं वर्णन आज सिर्फ और सिर्फ हल्दी घाटी युद्ध महासंग्राम का करने वाला। कहते हैं कि प्रताप जी बहुत ही युद्ध नीति, कूटनीति में महान थे। लोग कहते हैं अकबर कूटनीति के बहुत अच्छा था, लेकिन मैं आज आपको यह साबित करूंगा कि अकबर की कूटनीति महाराणा प्रताप जी के कूटनीति के सामने कुछ भी नहीं थी। प्रताप जी और अकबर का जन्म लगभग आसपास से हुआ था। अकबर का जन्म महाराणा प्रताप के 2 साल के बाद हो गया, लगभग 1542 के आसपास। 1556 में अकबर गद्दी पर बैठ गया, और गद्दी पर बैठते के साथ उसकी पहली प्राथमिकता थी कि अपने जो साम्राज्यवादी मंशा थी, जिसके कारण पूरे भारतवर्ष में मुगल शासक का परचम फहराना, इसका स्वप्न वो देखने लगा था, और उसका अपना पांव भी पूरे भारतवर्ष में पसारना शुरू कर दिया। आप सोचिए, उस समय के राजस्थान में जैसलमेर हो गया, बीकानेर हो गया, या आप कल्याण राय हो गए, उनके पुत्र रायमल हो गए, मानसिंह हो गए, मानसिंह का राजघराना हो गया, ये सब, इवन आमेर का भी, जोधपुर का भी, ये सब अकबर के तरीके से प्रभावित हो गए। अपने स्वयं, अपने सुख, अपने राज्य, इसके लिए उन्होंने अपने घर की बेटियों को अकबर के साथ विवाह भी करवाया। इसको कहते हैं लोग कि राष्ट्रीय एकता के लिए हुआ था, लेकिन मेरा ऐसा मानना है कि इसमें राष्ट्रीय एकता के लिए नहीं हुआ था, अपना राज्य स्वतंत्र रहे, उनका सुख समृद्धि बना रहे, ये सबसे मूल कारण रहा था। लेकिन एक उस समय नहीं झुका था, वो था मेवाड़, और सिर्फ मेवाड़। इसलिए मेवाड़ के बारे में जब हम वर्णन करें तो अपना सीना गर्व से उन्मुक्त हो जाना चाहिए। ये मेवाड़ की धरती की कहानी है। पूरा राजस्थान ने स्वामित्व स्वीकार किया, लेकिन मेवाड़ ने स्वीकार नहीं किया, महाराणा प्रताप ने स्वीकार नहीं किया। ऐसा कहते हैं कि अकबर का अनुभव अगर हम देखें, बहुत ज्यादा अनुभव था। तो कोई युद्ध ही नहीं हारता था, कोई भी युद्ध नहीं हारता था, और अकबर का सैन्य शक्ति, तोप खाने थे, अग्नेयास्त्र थे, आधुनिक शस्त्रों से भरा हुआ सैन्य शक्ति था। ऐसा सारा अकबर के पास सामर्थ्य था। फिर भी उसको 4 महीने डेरा डाल करके बैठना पड़ा था। उसकी हिम्मत नहीं होती थी कि जाकर के मैं डायरेक्ट युद्ध करूं महाराणा प्रताप से। ऐसा भय और आतंक का माहौल महाराणा प्रताप ने अपनी शक्ति से मुगलों के बीच में प्रस्तुत किया था। इसलिए उसने ऐसा सोचा कि जैसे सब लोगों को कुछ न कुछ लालच दे करके, कुछ न कुछ लोभ दे करके मैंने समझा लिया है, महाराणा प्रताप को भी समझाया जाए। ऐसा समझाने की कड़ी शुरू हुई। अब यहाँ पर महाराणा प्रताप की कूटनीति आप देखिए। उनके पास जब उनका राज्य तिलक हो गया, उसकी भी कहानी है, एक बावड़ी के पास ही राज तिलक कर दिया गया। तो उस राज तिलक में उनके पास बहुत ज्यादा मेवाड़ नहीं था, कुछ कुंभलगढ़ था, गोलकुंडा था, ऐसा कम था, सीमित संसाधन थे। तो उनको मालूम था कि अकबर तो आक्रमण करेगा, लेकिन उस आक्रमण के लिए मैं तैयार नहीं हूं। तो कूटनीति बस, वो भी उस जितने भी संधि के प्रस्ताव अकबर लेकर आता था, उसमें हमेशा कहते थे महाराणा प्रताप जी, हाँ हम लोग युद्ध नहीं करेंगे। ऐसा
संधि का 4 वर्णन है, मैं आपको उसका उल्लेख करता हूं। सबसे पहले महाराणा प्रताप के पास जलाल खान को भेजा गया संधि करने के लिए। जलाल खान आता है, उसका स्वागत होता है और महाराणा प्रताप उसको ठीक है हम लोग अपने राज्य तंत्र में चर्चा करेंगे और उसके बाद आपको सूचना देंगे, लेकिन हम चाहते हैं कि युद्ध ना हो। अकबर को लगा कि महाराणा प्रताप तो डर गए, लेकिन ये उनकी कूटनीति का एक भाग था। फिर एक साल के बाद मान सिंह को भेजा गया। इतिहास यहां भी गलत बोलता है कि मान सिंह का अपमान किया था महाराणा प्रताप ने, जबकि ऐसा था नहीं। मान सिंह एक कुंवर थे, तो कुंवर के साथ मिलने के लिए कुंवर जाना चाहिए, तो महाराणा प्रताप ने अपने बेटे अमर सिंह को भेजा जो कुंवर थे। हालांकि बाद में महाराणा प्रताप वहां पर आए और उन्होंने मान सिंह को स्पष्ट किया कि मैं राज दरबार में आने वाले लोगों में से नहीं हूं, ना ही मैं अपने बच्चे को राज दरबार में भेजने वाला हूं, लेकिन मैं युद्ध नहीं करना चाहता हूं। थोड़ी चिकनी चुपटी वाड़े करके मान सिंह को भेज दिया। अकबर के पास जब ये सूचना गई तो उसको लगा कि अब तो महाराणा प्रताप डर रहा है और वो खुश हो गया। लेकिन फिर 1 साल निकल गए, लेकिन संधि नहीं हो पाई। तो फिर उसने मान सिंह के पिता भगवंत दास जी को भेजा तीसरी संधि के लिए। जब भगवंत दास वहां जाते हैं, उनका सीनियर थे, काफी स्वागत होता है, उनका आदर सत्कार होता है और उनको लगा कि अब तो प्रताप को मैं मना लूंगा। और उस खुशी में उन्होंने कहा कि महाराणा प्रताप के पास हाथियों का बड़ा जत्था था, स्वामी भक्त हाथी। उसमें एक बड़ा हाथी था जो बहुत बड़ा स्वामी भक्त था, रामदास सिंह। तो रामदास को उन्होंने मांग लिया, लेकिन महाराणा प्रताप ने स्पष्ट मना किया और जाते जाते बोला कि भगवंत दास जी, कुछ भी हो, हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। फिर ये सूचना अकबर को मिली। अकबर को लग रहा था मैं कूटनीति कर रहा हूं और मैं सफल हो जाऊंगा, और यहां पर कूटनीति कुछ और चल रही थी। फिर लास्ट में अपने नवरत्नों में से एक टोडरमल को भेजा उसने। टोडरमल नवरत्न थे, बोलने में बहुत अच्छे। उन्होंने महाराणा प्रताप को, टोडरमल को लग रहा था कि मैंने समझा लिया है, और टोडरमल को भी खूब स्वागत हुआ, मान मनोवर हुआ और चिकनी चुपड़ी बातें करके उनको भी भेजा। लास्ट में बोला हम युद्ध नहीं करना चाहते हैं। अकबर को ऐसे 4 सालों तक इस संधि वार्ता के जाल में क्या मंशा रही होगी इसके पीछे, क्योंकि महाराणा प्रताप को मालूम था कि मेरा मेवाड़ छोटा है, सीमित संसाधन है, मेरे पास शक्ति कम है, अगर मैं अभी लड़ता हूं तो मैं परास्त हो सकता हूं। इसलिए उन्होंने ये संधि के बातों को टाला और 4 साल तक युद्ध की तैयारी की। कहते हैं कि प्रताप जब 1572 में राजगद्दी पर बैठे थे तो उस समय उनके पास जालोर था, कोतड़ा था, गोकुंडा था, कुंभलगढ़, ऐसे कुछ ही मेवाड़ बचा हुआ था। और उस समय उनको मालूम था कि अगर आक्रमण होता है तो मेरे लिए मुश्किल हो जाएगी। तो इस संधि वार्ताओं का बड़े ही कूटनीतिक तरीके से उन्होंने उपयोग किया और युद्ध की पूरी तैयारी कर ली। और ऐसा कहा जाता है कि इसके साथ उन्होंने लगभग अकबर को परास्त करने जैसी शक्ति का सृजन किया, लोगों का आह्वान करके। कैसी रणनीति थी! ये तो कूटनीति की बात मैंने आपके सामने बताई, अभी रणनीति को सोचिए। उसको मालूम था कि हमारे आसपास की जो जनजाति है वो बहुत बड़ी शक्ति है प्रताप जी को, तो उन्होंने जनजाति को जोड़ना शुरू किया। और जब जनजाति को जोड़ा तो उसको प्रशिक्षित भी किया। पूरे मेवाड़ में आह्वान किया कि हर घर से एक व्यक्ति जो युद्ध के लायक है वो सेना में आना चाहिए। सब लोगों ने महाराणा प्रताप की इस बात को स्वीकार किया और सब घर से एक लोग युद्ध के लिए आए। और आने के बाद सबका सैन्य प्रशिक्षण किया गया और जनजाति और गांव के लोगों को मिलाकर के एक सुंदर संगठित सैन्य शक्ति का निर्माण किया गया महाराणा प्रताप जी के द्वारा। कहते हैं कि खुले मैदान में उनको मालूम था कि खुले मैदान में अकबर को हराना लगभग असंभव है। सैन्य शक्ति, तोपखाने, आग्नेयास्त्र, और वो एक भी युद्ध नहीं हारा था। तो उन्होंने अपने पिताजी से जो सीखा हुआ था पर्वत युद्ध, तो पर्वतीय युद्ध का नीति का प्रस्ताव रखा और सब लोगों के बीच में उसको पास किया गया। और तब तय हुआ कि नहीं भाई,
मैदानी इलाके में युद्ध नहीं करेंगे। सारा मैदानी इलाका खाली कर दिया गया। जितने भी उसमें अनाज थे अपने सैनिकों से ही सारे उसको निचोड़ दिए गए, उजाड़ दिए गए। और जितने भी नागरिक थे सबको गांव खाली करने के लिए बोला, पहाड़ में आकर के छुप जाना है, क्योंकि अब अकबर का आक्रमण होने वाला था। गुप्तचरों ने समाचार दिया कि भाई अकबर जो है वो अजमेर आ गया है और मान सिंह और असद खान ऐसे कुछ लोगों के नेतृत्व में वो युद्ध के लिए सेना भेज रहा है। सबको मालूम था चित्तौड़ का युद्ध, जिसमें आज हम कहते हैं अकबर महान, पढ़ाते भी है। ये दुर्भाग्य है भारत का, चित्तौड़ में 30,000 निर्दोष लोगों की हत्या अकबर ने की और उसका रोष था, उसका विद्रोह था और सब उससे गुस्से थे इस चीज के, और उसका रोष लेने के लिए सब तैयार थे और सबको मालूम था कि वो मैदानी युद्ध में मुश्किल है जीतना। तो कहते हैं कि सब लोग पहाड़ पर चले गए और जब वहां पर सेना आई तो छापा मार पहला शुरू किया। जाना, पहाड़ से नीचे जाना, कुछ लोग को मारना, वापस आ जाना। मुगल सेना को समझ ही नहीं आ रहा था कि करें क्या। मैं बात कर रहा हूं हल्दी घाटी के महासंग्राम की। उस समय के मुगल इतिहासकारों के अनुसार ही अगर देखें तो सुबह के 10 बजे युद्ध प्रारंभ हो गया। जब युद्ध प्रारंभ हुआ तो पहला आक्रमण, ये मुगल इतिहासकार कहते हैं, पहला आक्रमण प्रताप ने किया और वो आक्रमण से मुगल सेना इतनी घबरा गई कि उसे समझ नहीं आ रहा था। लेकिन उस समय जो उसका एक सिपह सालार था काजी खान, वो कहता है कि तीर चलाते चलो, क्योंकि उधर भी राजपूताना है और हमारे तरफ से भी तो राजपूत लड़े हैं, मरेगा तो हिंदू ही मरेगा। ये सोच आप देखिए कैसी धूर्त सोच थी। यहां 2 बातें ध्यान देने योग्य है। पहली बात क्या है? संख्या। मुगल इतिहासकारों की माने तो अकबर के पास लगभग 5,000 सैनिक थे उस समय मान सिंह के साथ नेतृत्व में, और महाराणा प्रताप जी के पास 3,000 प्लस 500 जनजाति के लोग, लगभग 3,500। ये संख्या कोई भी इतिहासकार स्पष्ट नहीं बताते हैं और ये आकलन भी गलत है। इसको आप ऐसा सोच सकते हैं कि चित्तौड़ में जब विजय प्राप्त होने के बाद लगभग 22,000 घुड़सवार और 82,000 पैदल सैनिक चित्तौड़ की रक्षा के लिए वो छोड़ करके जाता है कि वापस ना चित्तौड़ चला जाए, तो क्या वो सिर्फ 5,000 सैनिकों के साथ महाराणा से युद्ध करने आया होगा? ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है। तो कहते हैं कि महाराणा प्रताप के साथ उस समय ग्वालियर के राजा राम कदम सिंह, उनके 3 बच्चे शालीवाहन, भवानी सिंह और प्रताप सिंह जी, दत्ता चूड़ावत का लड़का कल्याण सिंह जी, जयमल जी का पुत्र रामदास मेडकिया, ऐसे ये सब प्रमुख सेनापति थे। अकबर के तरफ से कौन था? असद खान, जगन्नाथ कचवाहा, महतू सिंह कचवाहा, काजी खान, मान सिंह, मोहम्मद रफी बदैया, शेख मंसून, ऐसे दोनों तरफ से वीरों का लगा हुआ था। ये सब उसके सेनापति थे। जब युद्ध होने लगा सब लोग भागे, जितने सेनापति थे उसके सब लोग भागे वहां से, क्योंकि सबको मालूम था ये छापामार युद्ध समझ ही नहीं आया था। पहाड़ से कोई आता था, मार के चला जाता था। तो जब ये भागने लगे तो एक इनका सिपह सलार था, वो ढोल बजा करके उत्साह वर्धन के लिए कह रहा है कि रुको रुको रुको, अकबर आ रहा है। तब इसके इन लोगों के मन में थोड़ा उत्साह बनता है और रुक जाता है, तो सेना को दिलासा होता है। कहते हैं वापस सेना आई और खमनोर, जो आज अभी रक्त तली, हम कोई भी जाएंगे उदयपुर तो आपको दिखाई देगा, तो रक्त तली का जो मैदान है वहां पर भयंकर युद्ध, अविस्मरणीय, अद्वितीय है। इतिहास का महासंग्राम हुआ हल्दी घाटी का, जो आज रक्त तलई है। उस युद्ध में महाराणा प्रताप जी ने एक रणनीति बनाई कि उनके पास हाथियों का बड़ा जत्था था कि सारे हाथी को आगे कर देना, उसका पहला रेंज है सैनिकों का वो तोड़ देना है। इस क्रम में अपने 14-15 हाथियों को इन्होंने आगे कर दिया। एक स्वामी भक्त हाथी का वर्णन आवश्यक है, आगे भी करूंगा, राम प्रसाद हांसी, उसने मान सिंह और अकबर के 14 हाथियों को अकेले ही मार दिया। यह देख करके
लोगों ने बोला कि सबसे पहले ये हाथी को रोकना है। चारों तरफ से उसके महावत को मार दिया गया। तब चारों तरफ से घेर करके उसको युद्ध क्षेत्र से हटा दिया गया। ये अकबर का कारण था। अकबर ने कहा ये राम सिंह हाथी मुझे चाहिए, रामदास हाथी, इसलिए उसको मारा नहीं गया, उसको युद्ध से अलग कर दिया गया। आगे जब बढ़ते हैं तो कहते हैं कि और भी उसके हाथी थे, जैसे खांडेराव थे, चक्रवात, लूना, ऐसे बहुत सारे हाथी जो थे जिन्होंने उस समय मुगलों के शासन के पहली जो लाइन थी उसको ध्वस्त कर दिया और रामदास को घेर करके युद्ध से अलग कर दिया गया। उसके ऊपर जो महावत था उसको कमाल खां और हुसैन खां ऐसे दो लोगों ने पकड़ा और युद्ध भूमि से बाहर निकाला। जब आगे चले तो एक दृष्टि में उनको तो लगा कि मैंने हाथी को पकड़ लिया है, विजय की प्राप्त हो रही थी। बहुत ही भीषण युद्ध चल रहा था। चारों तरफ मुगल सेना त्राहिमाम त्राहिमाम कर रही थी। उसी समय मुगल के सेना ने महाराणा प्रताप का एक भयंकर रूप देखा। कहते हैं कि मुगल लोग दंग रह गए। एक बल्लोह खां था, उस बल्लोह खां को जो था वो मान सिंह के हाथी के ठीक सामने था और अपने घोड़े पर महाराणा प्रताप अपने तलवार के एक ही बार से बल्लोह खां का सर, पूरा शरीर और उसका घोड़ा एक बार से दो अपहार कर देते हैं। मान सिंह देख करके डर जाता है। मुगल के जो सिपह सलार थे उनकी आंखें फटी रह जाती है कि ये कैसा वीर है, कैसा वीर है। सोचिए कि कितनी क्षमता रही होगी और कितनी ताकत रही होगी, कितनी तीव्र गति से वो प्रहार हुआ होगा। ऐसा देख करके मान सिंह का रोम रोम कांप उठता है। पूरा हल्दी घाटी डर के माहौल से मुगल डरने लगते हैं। उस समय मान सिंह के सामने चेतक अपना दोनों पैर उठाता है और मान सिंह के हाथी के गर्दन पर रखता है और महाराणा प्रताप भाला निकालते हैं। अभी सोचिए, कहते हैं कि 1.25 मन का भाला था। उस समय के अनुसार लगभग 32 किलो का भाला मान सिंह के ऊपर फेंका जाता है। मान सिंह झुकता है, बच जाता है, लेकिन उसका जो महावत था उसको लगता है उसकी मृत्यु हो जाती है। फिर महाराणा प्रताप अपना कटार निकालते हैं और कटार से निशाना लगाते हैं। लगभग उनको लगता है निशाना सही है और उसके समय जब चेतक अपना दोनों पैर नीचे करता है तो हाथी के सूंड के पास एक तलवार लगी हुई थी, उस तलवार से पीछे का एक पैर चेतक का कट जाता है। फिर भी चेतक युद्ध भूमि में रुकता नहीं है, डटता नहीं है, विचरण करता है महाराणा प्रताप को अपने शरीर पर लेकर के। सोचिए, ऐसा अद्भुत सिर्फ भारत में ही स्वामी भक्ति हो सकता है, जो जानवर भी अपने स्वामी के लिए क्या करते हैं, ऐसा वर्णन है। मान सिंह का जो महावत है वो तो मर गया था और वो अनियमित हो गया था, इसलिए रणभूमि से भाग गया। परिस्थिति बदल गई थी उस समय। तब मान सिंह माधव सिंह कछवाहा वहां पर आते हैं और समाचार उनको मिलता है कि ऐसा ऐसा हो गया है, तो और एक अगली सेना लेकर के मान सिंह के सहयोग के लिए आते हैं। उसी समय महाराणा प्रताप और उस समय के जलमान दोनों का कठकाती एक था। चर्चा होती है कि अब हमें पहाड़ पर जाना चाहिए। तो महाराणा प्रताप कहते हैं कि तुम एक टुकड़ी लेकर के पहाड़ पर चले जाओ और एक टुकड़ी के साथ मैं यहाँ युद्ध करूंगा। तो जलमान जी कहते हैं कि मैं मर गया तो कुछ नहीं, मेरा बलिदान हो गया तो कुछ नहीं, लेकिन महाराणा प्रताप रहना चाहिए, जो देश का जन जागरण करे, देश को एकत्रित करे और मेवाड़ की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए महाराणा प्रताप होना चाहिए। और महाराणा प्रताप की कदकाठी समान होने के कारण वो वस्त्र वो पहनते हैं और मुगलों के साथ युद्ध करते हैं। और महाराणा प्रताप एक टुकड़ी लेकर के ऊपर, जब मुगल वहां देखते हैं तो देखते सेना नहीं है, महाराणा नहीं है, लेकिन महाराणा था सामने। महाराणा, और उस समय जलमान का बलिदान हो जाता है मुगलों के साथ लड़ते लड़ते, और उन लोगों को लगता है कि महाराणा प्रताप को मार दिया, विजय प्राप्त हुई। जब देखता है ये तो जलमान है। ऐसा कूटनीति के साथ महाराणा प्रताप फिर से पहाड़ पर चले जाते हैं और ऐसा मुगलों को लगता है। कोई भी सेना
सेना अगर जीतती है, एक परिस्थिति सोचिए, जीतती है तो क्या करती है, और कोई भी शत्रु सेना हारती है तो क्या होती है? जो जीतने वाली सेना है, अगर शत्रु सेना भाग रही तो उसके पीछे जाती है, उसको लूटती है, मारती है और बर्बाद करती है। लेकिन ऐसा नहीं हुआ, मुगल सेना वहीं पर रुक गई और उसको डर था कि प्रताप जो है वो पहाड़ में घात लगाए बैठा हुआ है। पहली मार से हम इतने पीड़ित हो चुके हैं, अब हम आगे नहीं जा सकते हैं। ऐसा सोच और ऐसा डर का वातावरण के कारण कहते हैं मुगल की सेना 2 दिनों तक वहीं पड़ी रहती है। और जब उनका गुप्तचर कहता है कि प्रताप यहां से कोड़ियार चल के जंगल में चले गए हैं, तब वो आगे बढ़ते हैं। वर्णन ऐसा है कि नाला पर 3 पैर से दौड़ते हुए चेतक जब छलांग लगाता है प्रताप जी को अपने ऊपर बैठा करके, तो नाला तो पार करता है, लेकिन छलांग लगाते हुए वो घायल होता है और उसके प्राणों का अंत हो जाता है। महाराणा प्रताप चेतक को वहीं पर दफनाते हैं। यहां पर एक विशेष घटना का वर्णन बहुत ही आवश्यक है कि जब कावेरा गांव में सैनिकों का उपचार हो रहा था, उनकी सेवा शुश्रूषा हो रही थी, तो सुबह सुबह पानी मार करके उठाने के क्रम में देखते हैं कि एक महिला है जो सेना में शामिल है, उसको महाराणा प्रताप के पास लाया जाता है और उससे पूछा जाता है कि आप कौन हैं? तो उसने बताया, मैं कौशिकगढ़ की महारानी हूं, मेरे पति का स्वर्गवास हो गया है और मेरे बच्चे छोटे हैं, और आपका आह्वान था कि हर घर से कोई ना कोई एक सेना में होना चाहिए, इसलिए मैं सेना में आई हूं पुरुष बन के। आप सोचिए, देखिए कि प्रताप के आवाज का, आह्वान का कितना बड़ा मूल्य था। 36 बिरादरी के लोग युद्ध करने आए एक साथ, हर घर से सैनिक, यहां तक कि महिला भी सैनिक बनकर आई। ये प्रताप के प्रतिज्ञा का चमत्कार ही था जो उन्होंने मेवाड़ की रक्षा के लिए लिया था। उन्होंने जो सब लोगों के सामने प्रतिज्ञा की थी कि मैं मेवाड़ भूमि को स्वतंत्र कराने के लिए अपने संपूर्ण जीवन को लगाता हूं, जब तक इसको स्वतंत्र नहीं कराऊंगा तब तक मैं महल में कदम नहीं रखूंगा, राजमहल के सारे सुख त्यागता हूं। स्वयंकृत कंटिका किरण मार्गम, कष्ट का मार्ग चुना। हमारे पंक्तियों में भी है प्रार्थना के, सोने चांदी के बर्तन में भोजन नहीं करूंगा। इतना बड़ा जन आदर्श जब सबके सामने आता है, सबके सामने खड़ा होता है, तो पूरा समाज एक साथ जुटता है। उसका उदाहरण दिया था हमारे महाराणा प्रताप ने। जननायक महाराणा प्रताप, कहना कोई अतिशयोक्ति नहीं है। कहते हैं वो जो राम प्रसाद हाथी था उसको अजमेर लेकर के गाया गया। हम सबको मालूम है कि इस्लाम शुरू से ही धर्म परिवर्तन में विश्वास रखा है, और हम हिंदुओं का धर्म परिवर्तन बलपूर्वक शस्त्र के कारण हुआ। लेकिन आपको ये मैं बताऊं कि इस्लाम में जानवरों का भी धर्म परिवर्तन लोगों ने कराया। अकबर ने उस राम प्रसाद का नाम पीर प्रसाद रखा। कहते हैं 18 दिनों तक राम प्रसाद ने भोजन और अन्य ग्रहण नहीं किया, अपने स्वामी भक्ति का परिचय देते हुए, और 18 दिनों के बाद उसकी मृत्यु हो गई। कहां जलमान, कहां चेतक, कहां कौशिकगढ़ की वो महारानी, कहां राम प्रसाद हाथी। एक से बढ़कर के एक उदाहरण जो मिले, आप विश्वास नहीं करेगा, वो प्रताप जी के निस्वार्थ का परिचय था। और ये सिर्फ भारत भूमि पर ही संभव है, मेवाड़ की भूमि पर भी संभव है। कलोड़ा से गोकुंडा गए, गोकुंडा खाली कर दिया और वहां पर 20 लोगों को प्रतीकात्मक रक्षा के लिए सैनिक रखा। मुगल की सेना आई, 20 लोगों से प्रतीकात्मक युद्ध हुआ। देखिए, चारों तरफ से जो गोलकुंडा था उसको खुदवाई करके खाई बनाई गई, चारों तरफ से बाड़ा लगाया गया। भय कितना था प्रताप का, मुगल सैनिकों का, कि भाई यहां पर रहना है तो ऐसा प्रोटेक्शन में रहना पड़ेगा, वो कभी से आएगा और मार करके चला जाएगा। कहते हैं कि मुगल के जो सैनिक थे, खाना पीना भी बंद हो गया, रसद मिलना बंद कर दिया, और गर्मी के दिनों में आम की केरी खा करके मुगल सैनिक जिंदा रहते थे। सबको जुलाब भी आया। ऐसा बाहर की सारे सैनिक
विद्रोह करने लगे और टुकड़ियों में अजमेर की तरफ जाने लगे। 4 महीने तक गोकुंडा में रहा। सबकी हालत ऐसी कर दी, रसद सामग्री खत्म हो गई और उनकी सारी शक्तियां समाप्त होने लगी। मान सिंह और असद खां भी बिना किसी एक्टिविटी के, बिना किसी गतिविधि के वापस चले गए। जब वापस जाते हैं तो अकबर ने अपनी राज दरवाजे की ड्योढ़ी का दरवाजा बंद कर दिया। यह पुरस्कार था या अपमान था? दोनों को अंदर आने के लिए मना किया गया। कुछ करके नहीं आए तो अंदर कैसे आ सकते हो? और हम कहते हैं बड़ा सम्मान देता था वो। और अकबर महान, दुर्भाग्य है भारत का। सितंबर में मान सिंह और असद खान वापस जाते हैं वहां पर। अक्टूबर में स्वयं अकबर भी जाता है वापस से। आप सोचिए कि लगभग 2 महीने तक अकबर वहां रहता ही है। जब तुमने जिंदा या मुर्दा और हल्दी घाटी का जीत कर ही लिया था तो तुम्हें दोबारा जाने की क्या जरूरत थी? हमारे इतिहासकार लिखते हैं कि हल्दी घाटी में अकबर का विजय हो गया, मेवाड़ परास्त हुआ महाराणा प्रताप। आप देखिए और सोचिए, इनफैक्ट विचार कीजिए कि 2 दृष्टि से अगर प्रताप को जिंदा या मुर्दा पकड़ने के लिए वो आए थे, उनका उद्देश्य तो पूरा हुआ नहीं। और परिस्थिति कैसी बनी, उल्टी मुगलों की जो फजीहत हुई, डर भय, इसमें पहला आक्रमण ही उसको भागना पड़ता है। डर इतना व्याप्त हुआ कि एक ही जगह रुकना पड़ा उनको, आगे कदम नहीं बढ़ा सके। गुप्तचरों की सूचना मिलती है तो गोकुंडा जाते हैं डर से। चारों तरफ प्रोटेक्शन के लिए खाई बाड़े बनवाए जाते हैं। ये उसकी असफलता का प्रतीक है कि सफलता का प्रतीक है? ये उसके विजय का प्रतीक है कि पराजय का प्रतीक है? ये असफलता और पराजय का प्रतीक है। मुगल सेना पराजित होकर के मेवाड़ से लौटी, प्रताप को विक्षिप्त नहीं कर पाए और अकबर जो लगातार विजय प्राप्त कर रहा था पूरे भारतवर्ष में, देश भर के अंदर जो उसका डंका बजा हुआ था, उसकी छाप थी, उसका दम्भ टूटा और वो परास्त हुआ और हारा। उसका परिणाम यह हुआ कि संपूर्ण देश में अंदर प्रताप जी का चरित्र वर्णन हो गया। अकबर को इतनी बड़ी चुनौती देने वाला कौन है? अकबर जो कभी युद्ध नहीं हारा है, उसको पराजित करने वाला कौन है? अकबर को सबक सिखाने वाला ये कौन है? उसका प्रभाव राजस्थान में भी हुआ और उस समय के जो तात्कालिक लोग थे, जो खुल करके महाराणा प्रताप के साथ नहीं आ रहे थे, वो खुल करके महाराणा प्रताप के साथ आए। अकबर का भय खत्म हो गया। अकबर का जो भय इस युद्ध ने पूरा का पूरा लगभग समाप्त कर दिया। कुल मिलाकर के हम कह सकते हैं कि इस युद्ध में अकबर की हार हुई और महाराणा प्रताप की जीत हुई थी। और फिर भी हम कहते हैं कि अकबर द ग्रेट, अकबर द महान। यह भारत का दुर्भाग्य है कि हमारे बच्चों को यह सिखाया जाता है। यह दुर्भाग्य ही है। पूरी तरह से अकबर परास्त हुआ हल्दी घाटी के युद्ध में और निराश होकर के वहां से लौटता है, जिसका जीवन भर उसको द्वेष, मन में मलाल रह जाता है कि मैंने महाराणा प्रताप को नहीं हुआ। ऐसे जननायक महाराणा प्रताप जी के बारे में मैंने आपके सामने कुछ 30-32 मिनट बोला है और इसकी प्रसिद्धि के कारण पूरा देश एकत्रित होने लगा और जो अकबर का भय था उसको भय से मुक्त किया गया और महाराणा प्रताप पूरे भारत में जननायक महाराणा प्रताप के रूप में प्रतिष्ठित हुए। आज ये हल्दी घाटी युद्ध का जो वर्णन मैंने आपके सामने किया है, अगर आप लोग को अच्छा लगता है तो ऐसे अच्छे अच्छे वक्तव्य मैं आपके सामने लेकर आता रहूंगा। जरूर इसको और लोगों को दिखाने के लिए इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें और ये पूरा व्याख्यान सुने। आपका रोम रोम पुलकित हो जाएगा। मेवाड़ की पावन धरती की गाथा, महाराणा प्रताप के, जननायक महाराणा प्रताप के बलिदान की अद्भुत गाथा सुनने के लिए हमेशा इसको शेयर कीजिए सब लोग के सामने के लिए। आज के लिए इतना कहकर मैं अपना वक्तव्य व्याख्यान माला समाप्त करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबका अभिनंदन।